गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 11 जून सैटरडे और दोस्तों आज एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आईआर से संबंधित 2 आर्टिकल्स। तो एक तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है, हर्ष पंत ने आर्टिकल लिखा था। ये मैंने ओआरएफ में भी पढ़ा है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वाली जो वेबसाइट है ओआरएफ ऑनलाइन जो वेबसाइट, उसमें भी आर्टिकल आया हुआ था। द ब्रिक्स चैलेंज के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस का अगर आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती तो आप ओआरएफ पे जाके भी ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है। अच्छा, दूसरा आर्टिकल है, ये अगेन हिंदू में आया है, आईआर से संबंधित है, द गल्फ ऑफ सेंसिटिविटी अगेन amidst the backlash which is happening after the comments made by नुपुर शर्मा। तो ये आर्टिकल विवेक काटजू ने लिखा है द हिंदू में। वो भी एक फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे लिखते हैं, फ्रेटर्निटी के बारे, ब्रदरहुड के बारे और अंडरस्टैंडिंग द सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व, बिकॉज हम यहाँ पे मल्टीपल फेथ्स हमारे कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। सिख भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, जैन भी हैं। तो सबके सेंसिटिविटी, सबके कस्टम, सबके इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम कहते भी हैं दैट वी शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की तो बात करते हैं, बट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये बात करेंगे। उसके बाद आर्टिकल एक और एनवायरमेंट से संबंधित आया है। तो जैसे कि आप जानते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईबीआई इंडेक्स के चलते इंडिया की रैंक सरप्राइजिंगली 178 आई है। अब इसको लेके बहुत डिटेल में कवरेज मनमीत मैम भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल आया फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रिएक्शन के बारे में बात करी गई है। क्या इतनी बात वैलिड बनती है कि इंडिया का रैंक 178 आप दे रहे हैं? आफ्टर ऑल एनवायरमेंट के प्रति हम कितने रिस्पॉन्सिबली एफर्ट्स उठा रहे हैं, इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। तो चलो ये बातें हम करेंगे। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रहेगा। दोस्तों ये कुछ बातें हैं नोट्स फ्रॉम द एडिटोरियल्स। तो काफी बच्चे पूछते रहते हैं कि एडिटोरियल्स में से नोट्स कैसे बनाने, तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये वैसे जो स्लाइड है ये आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, एक बार इसको पढ़ लेना। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप वीडियो को सुनिए, इसमें से आप क्रिस्प जो नोट्स हैं वो बनाइए। ठीक है, 25 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो होता है मैक्सिमम। और अगर आप चाहते हैं अपने कॉपीज को अगर आपने सेग्रीगेट करना है जीएस 1 2 3 4 में, बिकॉज जैसे आप इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि आज 2 आर्टिकल जीएस 2 के हैं, एक आर्टिकल जीएस 3 का है। तो अगर आपने कॉपीज बनाई हुई हैं, सेपरेट कॉपीज बनाई है तो भी सही है। अगर सेपरेट नहीं बनाई, अगर आपकी एक ही कॉपी है जिसमें आपने सेग्रीगेट किया हुआ है जीएस 1 2 3 4 तो भी सही है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वीडियो सुनिए, और जो आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं वो आपको सुबह या दोपहर तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस होने वाले हैं। तो अगर रोज के 3 या 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करें जो रेलेवेंट है, तो मेरे हिसाब से आधे घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, और यहां पर आके फिर आपने वीडियो देख लिया। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो मैं बार बार कहता रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। पर्पस क्या है ग्रुप बनाने का? पर्पस है कि आपकी हैबिट इनकलकेट करना कि आप आंसर राइटिंग करिए। देखिए प्रीलिम्स में ना आप 130 नंबर भी लेके आ जाइए, जब तक आपके मेंस में मार्क्स नहीं आने वाले हैं तब तक बात नहीं बनने वाली है। चाहे आपने प्रीलिम्स कट ऑफ पे निकाला है, लेकिन जब तक आपके मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे तब तक कोई फायदा नहीं है आपकी मेहनत का। तो हमारी कोशिश है कि आप ये हैबिट इनकलकेट करें कि आंसर राइटिंग करिए। अब इतने सारे आंसर्स के ऊपर पर्सनल फीडबैक देना तो पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज और भी बहुत सारे हमने लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं और वीडियोज रिकॉर्ड करने होते हैं। बट बहरहाल कोशिश रहती है मनमीत मैम और मेरी कि हम जो बेस्ट आंसर है वो हम वीडियो में शेयर करें। जैसे कि आज वाले वीडियो में जो कल वाले क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो आज हम शेयर करेंगे। काफी बच्चे हैं जो कि पेयर टू पेयर रिव्यू कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपने आंसर्स लिख रहे हैं ना, तो बाकियों के आंसर्स भी देखिए, आपको थोड़ा अपने आप अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि जो आंसर्स जो बच्चे अच्छे लिख रहे हैं, जो हम शेयर कर रहे हैं, कि वो किस लेवल पे आंसर्स लिख रहे हैं। तो उस टैंजेंट से आप अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं। एंड देन इसमें कोई वो वाली बुरा मानने वाली बात नहीं है। हर किसी के अपने व्यूज हैं, हर किसी के अपने थॉट्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेके। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव एंड आर्टिकुलेटिव। एंड कला यहाँ पे ये मैटर करती है कि आपने एक्सप्रेसिव और आर्टिकुलेटिव होना एक लिमिटेड टाइम में। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो ईमानदारी से घड़ी अपने सामने रख के देखें कि क्या मैं वो आंसर 250 शब्दों में, 200 शब्दों में 6 से 7 मिनट में लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। तो कल के जो बेस्ट आंसर है, एक तो मेहताब सिंह का बेस्ट आंसर मेरे को लगा, मनमीत मैम मेरे को, और दूसरा जो आंसर है सुमित का लगा, सुमित भारद्वाज का। सुमित का परसों भी आंसर बहुत अच्छा लगा था, आज भी सुमित ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। तो मेहताब एंड सुमित, सो वेरी वेल डन, गुड आंसर्स यू रिटन। मनमीत मैम और मेरा, हम दोनों ने ये आंसर्स इवैल्यूएट करे थे तो काफी अच्छे लगे थे। सो दोस्तों आप इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये आंसर्स भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड रहेंगे, राइट। तो काफी बच्चे हैं, सुमित भी जैसे हैं कि वो बच्चों के आंसर्स रिव्यू भी कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। आप पीयर टू पीयर रिव्यू कर सकते हैं, दैट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिव बातें करें इस ग्रुप में, और यहाँ पे ये बातें नहीं हमने सुननी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल किसका है, कि मैथ्स का ऑप्शनल किसके का है, कि भी मेरे को लक्ष्मीकांत की कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। ये बातें वहां पे नहीं करनी है हमने, वो बातें आप सेपरेटली कर सकते हैं किसी और ग्रुप्स में। यहाँ पे हमने सिर्फ एडिटोरियल आंसर राइटिंग की ही हमने बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सुमित और मेहताब वेरी वेल डन वंस अगेन।
राइट। आप ये आंसर्स को पढ़ भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सुमित के आंसर में मेरे को जो लगी वो ये थी कि यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जेंस के बारे में बात करी है। सेंट्रल बात क्या थी कि कन्वर्जेंस जो है स्वच्छ भारत मिशन का और जल जीवन मिशन का वो कैसे हेल्प करेगा, तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात हाईलाइट करी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ब्रिक्स चैलेंज की बात की जा रही है यहाँ पे, टैंगो और टैंगल, राइट। हर्ष पंत काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं आईआर से संबंधित, इनके आर्टिकल्स काफी अच्छे ओआरएफ की वेबसाइट पे भी आते रहते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी आया था। तो ब्रिक्स की बारे बात थोड़ी ब्रीफली हम समझ लें ना। ब्रिक्स के बारे पिछले डेकेड में 2010 से 2020 में उस डेकेड में हम भी अपनी यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो उस डेकेड में ब्रिक्स को लेकर बहुत ज्यादा हम पढ़ते होते थे कि ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कि ब्रिक्स जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन जब 2020 शुरू हुआ है तो आज ब्रिक्स की रेलेवेंस तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। तो ब्रिक्स की समिट की बात करें, पहली बार इसका जो समिट है 2009 रशिया में हेल्ड किया गया था। ब्रिक्स तो चलो बाद में हुआ, पहले इसका नाम ब्रिक था, ठीक है। अब ये जो टर्म है ब्रिक, ये पहली बार ये जो टर्म कॉइन किया गया था, जिम ओ'नील जो कि गोल्डमैन सैच्स के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने टर्म कॉइन किया था 2001 में कि इन देशों में पोटेंशियल है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रो, अब देखिए अर्ली 2000 की बात है ना। अब किसी को नहीं पता था कि अमेरिका को चैलेंज करने के लिए चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, नोबडी न्यू दैट। नाउ ही हैड कॉइन्ड दिस टर्म ब्रिक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ 4 countries, Brazil, Russia, India and China, they have the potential to change the global order, the multilateral order, whether it's the IMF, whether it's the World Bank, whether it's reforms pertinent to the UNSC, right? और जो ब्रिक यानी कि विदाउट दी एस की जो पहली फॉर्मल समिट थी वो रशिया में येकटेरिनबर्ग में हुई थी 16 जून 2009 को, ठीक है। 2010 में हम देखते हैं कि ब्रिक्स बन जाता है, साउथ अफ्रीका भी आ जाता है। तो थोड़ी ब्रीफ बातें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट भी है, ठीक है, कंट्री वाइज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगर हम उनकी पॉपुलेशन की बात करें, जीडीपी की बात करें, परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब अगर मीटिंग्स की बात करें दोस्तों, इस बार जो प्रेसिडेंसी है, अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग होनी है लेटर दिस मंथ, अभी जो मीटिंग होगी, तो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी वो चाइना के पास है। पिछले साल 2021 में जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी, तो वर्चुअल समिट हुई थी ब्रिक्स की। चलिए अब चैलेंजिंग टाइम्स की बात करें तो यहां पे देखिए, अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिक्स है ना, हैज रिपीटेडली अफर्म्ड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, है ना। अब ये बातें जरूरी क्यों है इन द वेक ऑफ दिस वॉर हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। देखिए चाइना आज के टाइम पे, देखिए आज से 10 साल पहले तो ये बहुत होप थी कि भाई चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ये कैसे ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कैसे अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं, जो वॉशिंगटन कंसेंसस की हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में कैसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। पर आज इसी ब्लॉक में देख लीजिए, दो जो मेन कंट्रीज हैं आप, एक रशिया और एक चाइना, वो क्या कर रहे हैं। चाइना अपना मस्कुलर एग्रेशन दिखा रहा है इंडो पैसिफिक में, इंटिमिडेट कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ताइवान के साथ चैलेंजेस हैं, साउथ चाइना सी में इतने झगड़े हैं, ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ झगड़े हैं, और रशिया का अग्रेशन यूक्रेन में हम देख रहे हैं। तो इसके चलते जो एस जयशंकर ने स्टेटमेंट अभी पीछे निकाली थी, जहां पे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करी गई है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम इतना कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज विद इन द ब्रिक्स ब्लॉक अगर हम देखें तो ज्यादा यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। एक ऑल्टरनेटिव माना जाता था आज से 10 साल पहले ब्रिक्स को टू द वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल रिलेशंस पैराडाइम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, देखिए शुरुआत से ही ब्रिक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अंडरटेकिंग रहा है, बिकॉज देखिए अब चलो हमारे संबंध रशिया के साथ, ब्राजील के साथ अच्छे हैं, लेकिन हमारे संबंध चाइना के साथ इतने अच्छे बहुत लंबे अरसे से नहीं है। तो अगर हम बात करें आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो रशिया, इंडिया और चाइना का ट्राइलेटरल था, और इन एनी विच वेज आरआईसी जो था इट वाज ऑपरेशनल फ्रॉम द अर्ली 1990s। इसका एम क्या था इन तीनों देशों का। अब उस समय इंडिया इतना क्लोज नहीं था, इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो चुका था। हमारा फोकस, पीवी नरसिम्हा ने क्या कहा था, लुक ईस्ट की बात करी थी, ठीक है। हमारा फोकस इतना अमेरिका के साथ अलाय करने का नहीं था, हम फिर भी थोड़े इमोशनल थे टुवर्ड्स रशिया, बिकॉज हमारी बहुत पुरानी मित्रता उनके साथ रह चुकी है। लेकिन इन तीनों देशों का मेन पर्पस क्या था, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ना हालात बदलते रहते हैं। किसी जमाने में लेट 1970s की बात करें, है ना, तो लेट 1970s में चाइना जो है वो थोड़ा एंटी था सोवियट्स के, बल्कि चाइना थोड़ा सपोर्ट भी करा था अमेरिका को। जब सोवियट्स ने इन्वेड करा अफगानिस्तान में और अमेरिकन को लगा कि हमको भी अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा सोवियट्स को हटाने के लिए, तो चाइना ने तब बहुत सपोर्ट भी किया था अमेरिका को। लेकिन देखिए अब ये चीजें बदलती रहती है ना, यहाँ पे नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज वाली बात आ जाती है। इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। तो अब देखते हैं 90s में रशिया, इंडिया, चाइना के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। चैलेंज, कॉमन फैक्टर क्या है जो तीनों देशों को यूनाइट करता है, यूनिफाई करता है, वो है द चैलेंज ऑफ द हेजेमनी ऑफ अमेरिका, ठीक है। इकोनॉमिक वेट जो है तीनों देशों का वो और बढ़ना शुरू होता है 2000s में, है ना। द राइजिंग पावर एस्पिरेशंस, बाद में फिर राइजिंग पावर एस्पिरेशंस फोकस में आ जाती हैं। याद करिए 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो मोमेंट था। देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर बाद में यूरोजोन क्राइसिस आया, लेकिन इंडिया और चाइना की बात करें, देश इमर्ज्ड एज अ स्वीट स्पॉट,
इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं, इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं, याद करिए वो जो डेकेड था 2004 से लेकर 2012 वाला, कितनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ने देखी थी। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, बेशक अमेरिका का हाल बुरा था, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली कितना प्रॉस्पर कर रहा था। ठीक है, वहां से चाइना का मूवमेंट शुरू होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। लेकिन उसके बावजूद भी चलो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, गुड फॉर एशिया, लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस तो थे, देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रिक्स का जो ब्लॉक था, इवन देन दैट वाज बाइंडिंग ऑल दीज कंट्रीज टुगेदर, क्योंकि कमिटमेंट कॉमन थी कि भी हमने ग्लोबल गवर्नेंस जो है यूएन यूएनएससी के जो प्लेटफॉर्म पे जो गवर्नेंस नॉर्म्स है वो सुधारने हैं, है ना। लेकिन अब यहां पे इंडिया के इंटरवेंशन की अगर हम ब्रिक्स की बात करें, देखिए अब एस जयशंकर ने एक और बात बोली कि ठीक है वो सब फाइन कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी होगी, लेकिन हमको अब इन द वेक ऑफ द कोविड क्राइसिस हमने ये भी देखा कि जो सप्लाई चेन जो शॉक्स हमने देखे थे, बिकॉज देखिए दुनिया भर की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर चाइना का पूरा डोमिनेंस है, कोविड के चलते हमने देखा। अब इसके चलते देखिए, अब बेशक हम ब्रिक्स में थे, लेकिन इसके चलते हमने थोड़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मैटिज्म लेके आए, क्वाड की बात होनी शुरू होगी, है ना। चाइना को कंटेन करने के लिए हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ संबंध बना लिए। अब हो सकता है कल को 10 साल के बाद क्वाड भी रेलेवेंट हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। आईआर में कोई भी चीजें रेलेवेंट, कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती हैं, वी नेवर नो आज से 10 साल बाद क्वाड का क्या फ्यूचर होगा, राइट। लेकिन आज के टाइम पे ब्रिक्स का जो फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट नहीं है, अंधकार में है। अब यहां पे देखिए बात करते हैं, जब हम सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करें तो आपको याद होगा अप्रैल 2021 में ना इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक सप्लाई चेन इनिशिएटिव शुरू करा था, जिसके चलते सप्लाई चेन रेजिलियंस की, जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसको बढ़ाने की बात करी गई थी कि कैसे जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर कम हो सके। केस इन पॉइंट बिंग, हम इंडिया को दुनिया भर की सबसे लार्जेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन दवाइयां बनाने के लिए जो एपीआईज हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम कहां से मंगाते हैं? चाइना से मंगाते हैं। तो इसके चलते बहुत जरूरी है सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाना। अब यही बात आपके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भी करी जा रही है, जो भी नया पीछे रिसेंटली लॉन्च किया गया था आपकी क्वाड समिट में जो टोक्यो में हुई थी। और यूक्रेन रशिया के झगड़े के चलते ये वल्नरेबिलिटी भी हमारी एक्सपोज हो चुकी है सामने, कि हमारी जो डिपेंडेंसी है डिफेंस के मामले में अभी भी कितनी ज्यादा है रशिया के ऊपर। तो अब हम भी एक ऐसा एक कन्वर्जेंस ढूंढ रहे हैं विद फ्रांस, विद जर्मनी, ठीक है, विद अदर कंट्रीज के, जहां पे अपनी डिपेंडेंसी को रशिया के ऊपर कम कर सके और आने वाले समय में अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको और इंडिजनाइज कर सके। रिफॉर्म एजेंडा, तो जो सपना था रिफॉर्म करने का, मल्टीलेटरल ऑर्डर को रिफॉर्म करने का, ग्लोबल गवर्नेंस को सुधारने का, वो कहां गया, है ना, वो कहां पे है वो? ठीक है, जो ब्रिक्स एजेंडा था फ्रॉम द बिगिनिंग वाज अबाउट रिफॉर्मिंग द ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि देखिए हम बहुत समय से कह रहे हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि यूएनएससी में इंडिया को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इतने साल हो गए हैं, 80 साल होने वाले हैं कि भी अभी तक इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली है। लेकिन चाइना देता है परमानेंट सीट इंडिया को। चाइना तो हमेशा ऑब्स्टिकल डालता है इंडिया। चाइना तो इंडिया को एनएसजी में भी एंट्री नहीं देता। ये कहता है कि जी इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द एनपीटी, तो व्हाई शुड इंडिया गेट एन एंट्रेंस टू द एनएसजी, है ना। अब चाइना को बहुत प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया भी P5 अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है यूएनएससी में, बिकॉज चाइना वांट्स टू बी द ओनली एशियन पावर। अब ये हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है, पर यहां पे कन्वर्जेंस हमारी रशिया और चाइना के साथ नहीं हो रही ना, तो फायदा ही क्या हुआ ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का? जब हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी का कन्वर्जेंस रशिया और चाइना के साथ नहीं हो पा रहा, तो बाकी तो सब बातें हैं कि आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लिया, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना लिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो लेकिन कंक्रीटली जब कुछ बात हुई नहीं रही जिसके लिए वो बनाया गया था, तो ब्रिक्स का क्या फ्यूचर रह जाता है? ठीक है, चलिए, तो यहां पे ब्रिक्स प्लस की बात की जाती है एंड में आर्टिकल के। यहां पे ये कहा जा रहा है कि चलो ब्रिक्स तो है, लेकिन चलो ब्रिक्स का तो फ्यूचर इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स द ब्रिक्स प्लस प्लेटफॉर्म। तो प्लस में यानी कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सऊदी, यूएई, ये कंट्रीज भी आ जाती हैं। ठीक है, चैलेंज आने वाले समय में क्या होने वाला है कि जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं विद इन द ब्रिक्स ब्लॉक, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली आने वाले समय में और वोकल हो रहा है। ठीक है, अब वो पुरानी अप्रोच हम चाइना के साथ, बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच चाइना के साथ नहीं हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी मोर वोकल एंड वी हैव टू बी मोर अजाइल इन डीलिंग विद द चैलेंजेस, इन डीलिंग विद द कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द ब्रिक्स ब्लॉक। सो दैट इज द एजेंडा। आने वाले समय में जो ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी, इस एजेंडा को इंडिया मद्देनजर रखते ही अपनी मीटिंग अटेंड करेगा। तो ये एक मेम है कि ब्रिक्स नेशंस अर्ली 2000s में कितने प्रॉमिसिंग थे, ठीक है, और आज के टाइम पे ब्रिक्स नेशंस की क्या हालत है। तो चलो ये थोड़ा मेमबाजी बीच में कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। चलिए अगला आर्टिकल, विवेक काटजू लिखते हैं गल्फ ऑफ सेंसिटिविटी दैट इंडिया विल हैव टू क्रॉस। चलो इसको लेके हमने अभी 2 दिन पहले भी बात करी थी, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज के टुवर्ड्स से बैकलैश हुआ है आफ्टर जो नुपुर शर्मा ने जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, नुपुर शर्मा ने जो कमेंट्स किए थे, और नुपुर शर्मा ने जो कमेंट्स प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर किए थे, और बाद में नवीन जिंदल ने उनके कमेंट्स को एंडोर्स किया था एक ट्वीट के जरिए ट्विटर अकाउंट पे।
तो चलो आज हम देखिए न्यूज़ में भी आ रहा है कि देखिए कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने कम्युनल राइट्स हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हम अपने आप को फ्रेटर्निटी कहते हैं, हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये सब, ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात आती है, जो सॉफ्ट वैल्यूज़ हैं, तो ये अच्छे छवि में हमको नहीं डाल रही हैं। एक बात चलो हम भूल भी जाएं कि हमारे संबंध वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। ऑफ कोर्स जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, अगर यूएई है, सऊदी है, वो ज्यादा लंबे समय के लिए हमारे साथ हमारे आर्थिक संबंध नहीं बिगाड़ेंगे, है ना। ठीक है, हमारी सोशल सिचुएशन है, यहाँ पे हेट स्पीच का इशू आया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन अभी हाल ही में इंडिया ने यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करा था, है ना। तो अब नो डाउट 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर आउटरीच टुवर्ड्स वेस्ट एशिया की बात करें बहुत बेहतर हुई है, सऊदी के साथ, यूएई के साथ। मैंने परसों भी बात डिस्कस करी थी कि आज इन सब देशों के लिए इंडिया फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट नहीं है। और ये इमरान खान के लिए भी बहुत बेइज्जती की बात है। इमरान खान के बल्कि एडवाइजर्स ने, जनरल्स ने भी कहा था कि भाई इमरान खान जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तब तक ये देखा गया कि पाकिस्तान का जो संबंध था, जो रिश्ता था गल्फ मोनार्कीज के साथ, वो बहुत खराब हो चुका था। चलो ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि पर्टिनेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या ये जो कंट्रीज हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, आने वाले समय में हमारे साथ आर्थिक संबंध बिगाड़ेंगी? नहीं बिगाड़ेंगी। इतना सारा तेल हम वहां से मंगाते हैं, एनर्जी नीड्स हमारी वहां से मीट होती है, इतना सारा हमारा लेबर है जो वहां पे काम करने जाता है, तो वो नहीं बिगाड़ेंगी। यहां पे मेन मुद्दा क्या आता है? देखिए मेन मुद्दा आता है कि पहले हम ये बात समझे कि चलो ठीक है, मुस्लिम्स में सुन्नी शिया होते हैं, उनके बीच में अपने कोई कंफ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सेक्टेरियन वायलेंस हो सकता है, वो उनका अपना है, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं बनता। तो चाहे सुन्नी है चाहे वो शिया है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद तो उनका भगवान है ना। तो अब हमारा क्या मतलब बनता है कि हम किसी के रिलीजन को लेके उसको कोई ऐसे सेंटिमेंट्स को हम ठेस पहुंचाएं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज़ादी है, आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आप मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। तो आपके देवी देवताओं के बारे, आपके गुरुओं के बारे, आपके भगवान के बारे किसी का कोई नहीं निजी तौर पर मतलब बनता कि वो आपके उसके बारे कुछ कमेंट करे। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों ये बात भी आती है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, देखिए अब यहां पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं है, जो भी हो, एक एडिक्वेट अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है कि जो सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व ऑफ द डिफरेंट फेथ्स। अब दिस सीम्स टू कट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी एंड दिस हैज लेड टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द अदर रिलीजन। इससे क्या होता है? इससे कम्युनलिज्म होता है। अब अगर आप बोलेंगे जी मेरा धर्म है वो बहुत महान है, ठीक है, आपका धर्म अच्छा नहीं है, मेरा धर्म बहुत महान है, इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दंगे होंगे ना। भारत में हिंदू को, मुसलमान को किससे लड़ना है? गरीबी से लड़ना है। मोदी जी बार बार कहते हैं गरीबी से लड़ना है कि एक दूसरे से लड़ना है ना। गरीबी से लड़ना है कि हंगर से लड़ना है, किससे लड़ना है? तो ये बातों की जो अवेयरनेस है बार बार मोबिलाइज करनी बहुत जरूरी है। ये जो पोलराइजेशन जो चल रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, ये कहीं पे हमको इससे कुछ मिलने नहीं वाला इस चीज से। अब रिलीजियोसिटी की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, कट्टरपन की बात करें, दिस इज राइजिंग शार्पली अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने परसों एक बात कही थी आपसे आर्टिकल में कि अभी तक तो जो हमारे डोमेस्टिक अगर जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं हेट स्पीच के चलते, अभी तक वो स्पिल ओवर नहीं करें अक्रॉस द बॉर्डर्स, है ना। बाकी देशों की बात करें, पाकिस्तान में भी बहुत एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान में भी बहुत हेट स्पीच का कल्चर है, वहां पे भी सेक्टेरियन वायलेंस है, तो वो तो स्पिल ओवर यहां पे भी हम देखते हैं, वो वायलेंस हम इंडिया में भी देखते हैं, जो पाकिस्तान के जो आउटफिट्स हैं, जो रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन यहां पे इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज अगर हम फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है हम अपने समाज को अच्छी तरह से समझें और हम थोड़ा टाइम निकालें दूसरों के फेथ्स को समझने के लिए। थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाने की बात है, हम एक मल्टी फेथ सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर हम कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड इंडिया, तो दैट कन्वर्जेंस इज देयर। तो अभी जब मामला थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है, रिलेशंस खराब नहीं होंगे, रिलेशंस बिल्कुल ऐसे बदतर नहीं होंगे, लेकिन कुछ यहां पे सबक है सीखने के लिए, कुछ लेसन्स है सीखने के लिए जो इस पूरे एपिसोड से हमारे सामने आए हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि हम अपने लोगों में, अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस रहे, थोड़े सेंसिटिव रहे टुवर्ड्स अदर पीपल्स फेथ। चलिए लास्ट एडिटोरियल आज का, मिसिंग द वुड्स, फॉल्टी मेथडोलॉजी बिहाइंड इंडियाज डिसमल रैंकिंग्स ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। अब देखिए बात बड़ी हैरानगी की है कि इंडिया का रैंक 178 है 180 देशों में से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब इतना बुरा तो नहीं है, चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे देखिए और समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने सालों से हम कर रहे हैं, है ना। हम इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि जी हम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे 2030 तक, एफॉरेस्टेशन के हम ड्राइव्स कैरी ऑन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे हर एक कदम उठा रहे हैं जो कि हमको हेल्प करेंगे, जहां पे हम वातावरण को ज्यादा प्रदूषित ना करें। तो लेकिन ये ऐसे रैंकिंग्स आना देखिए बहुत एक यहाँ पे निराशा की बात है।
ठीक है, अब ये पहले थोड़ा फैक्ट समझ लें क्योंकि ऐसे सवाल आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। चलो एनालिटिकल बातें तो मेंस में आती हैं, कहानियां तो मेंस में समझेंगे, लेकिन फैक्चुअल बातें करें। कल को आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है ईपीआई के बारे, तो इसको मेजर कौन करता है? येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंडिया की रैंक बॉटम पोजीशन में 180 कंट्रीज में से। ईपीआई जो है एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है देशों का बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल हेल्थ। ये एक बाइनल इंडेक्स है, ठीक है, यानी कि 2 साल में एक बार ये इंडेक्स आता है, और इसको पहली बार शुरू किया गया था 2002 में शुरू किया गया था एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। शुरू किसने किया था? आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन कोलैबोरेशन विद द येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये आपको याद रहे। ठीक है, अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रिएक्शन क्या रहा है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है बहुत अनफाउंडेड असम्पशंस पे आई है। तो यहां पे तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडेक्स निकाल रही हैं थोड़ा बायस शो कर रही हैं। इतना ज्यादा बायस क्यों? अब ये जो रिपोर्ट आई इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स के तौर पे रैंकिंग निकाली गई है। तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड वेरी पुअरली अक्रॉस 40 इंडिकेटर्स डिवाइडेड इनटू 11 कैटेगरीज। तो ये 11 कैटेगरीज हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सैनिटेशन। अभी हमने कल ही बात करी है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के बारे, है ना। अब कितनी मोबिलाइजेशन, कितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं। हम तो 2014 से हम स्वच्छ भारत अभियान की बातें कर रहे हैं, कोरोना तो बाद में आया ना, तो इतनी बुरी हालत तो नहीं है हमारी। ठीक है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा इंडिया ओपन डेफिकेशन आपका ओडीएफ हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट तो हुई है ना। हैवी मेटल्स, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, ठीक है, पेड़ पौधे यहां पे कट रहे हैं, बट कहां नहीं कटते हैं? कहां पे सड़कें नहीं बन रही हैं? कौन सा ऐसा देश है दुनिया भर में जहां पे मॉल्स नहीं बन रहे हैं, जहां पे पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं? तो सारा का सारा ब्लेम इंडिया पे था ना, ये बात सही नहीं है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं आपके सामने जो लिखे गए हैं। तो यहां पे की इंडिकेटर्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें कि बायोडाइवर्सिटी के मामले में रैंक हमारा 179 है ना। वेटलैंड लॉस में हमारा रैंक 60 है। ठीक है, आपका हाउस होल्ड एंड सॉलिड फ्यूल्स के मामले में हमारा रैंक 129 है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में रैंक हमारा 151 है। इतने बुरे तो नहीं है ना, इतना बुरा रैंक तो नहीं हो सकता। अब सरकार के वर्ड से क्या रिएक्शन रहा है? तो सरकार कह रही है कि भी इतनी सारी हम बातें हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें कर रहे हैं कि आने वाले 5-6 सालों में सारी की सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हो, है ना। BS6 इंजन की बात कर रहे हैं, BS6 नॉर्म की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगाने की बात करें, तो उसके बावजूद भी ये सब बातें क्या अकाउंट में नहीं रखी गई हैं? बातें हो रही है तो इंप्लीमेंटेशन भी तो हो रहा है ना। सेंटर हैज रिजेक्टेड द रैंकिंग इन डिटेल्ड रिलीज साइटिंग के भी ये बाइस्ड मेट्रिक्स और वेट्स हैं। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स डिफाइंड दे आर वेरी मिसलीडिंग। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्री कवर लॉस की बात करें तो ट्री कवर लॉस इंडिकेटर जो है इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन किया जाता है एज द एवरेज एनुअल लॉस इन द फॉरेस्ट एरिया ओवर द पास्ट 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया सन 2000 में एग्जिस्ट करता था। अब इसके चलते इरिट्रिया की बात करें, इरिट्रिया के पास जस्ट 43 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट का एरिया है। ये टॉप में आता है बिकॉज इट हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल हेक्टेयर। अब हम अगर अपने फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो हमारा फॉरेस्ट कवर इज ओवर 31 मिलियन हेक्टेयर्स, और हमारे यहां पे जो लॉस हुआ है वो 7 लाख हेक्टेयर्स का हुआ है, और उसके बावजूद भी रैंक हमारा 75 है। तो ये किस तरह का मैथ्स है ना। तो ये किस तरह का हिसाब किताब यहां पे किया जा रहा है, ये समझ के बाहर है। अब बात आती है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखिए अब हम ये आपने आई एम श्योर ये बातें बहुत बार एनवायरमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो आपने ये टर्म सुना होगा CBDR की। यार अभी हमने तो डेवलप होना है ना। अब ठीक है, हमने अपना टारगेट दे दिया कि हम 2070 तक अपना नेट जीरो अचीव करेंगे, हम नहीं करेंगे 2050 तक। अब बाकी देश जो है, जो विकसित देश है, यूरोपियन यूनियन के, अमेरिका, वो तो हो चुके हैं डेवलप। अब डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या उन्होंने नेचर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया था, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया था, लेकिन हम तो फिर भी जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, हम तो फिर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि अगर हमने अपना टारगेट 2070 तक रखा है, 2050 तक नहीं रखा नेट जीरो का, बहुत कोशिश करी पिछले साल, बहुत कोशिश करी। जॉन कैरी भाई साहब भी 2 बार इंडिया आए थे ये समझाने के लिए कि भी आप भी अपना नेट जीरो का जो टारगेट है। तो जॉन कैरी जो है वो यूएस स्पेशल कन्वॉय हैं, यूएस स्पेशल एनवॉय हैं टू क्लाइमेट चेंज। बैरक ओबामा के टाइम पे वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे। तो अब वो आए 2 बार इंडिया। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर्स भी इंडिया आए थे कि जी आप भी नेट जीरो का टारगेट थोड़ा पहले एडवांस कर लीजिए, कितना अच्छा रहेगा। यार हम अपना क्लियर है कि भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने पॉवर्टी से लड़ना है, हंगर से लड़ना है, हमने रोजगार देना है, तो हमने अपनी डेवलपमेंट नीड्स पूरी करनी है। अब आप तो डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बायस शो करना जस्ट बिकॉज कि हमने नेट जीरो का टारगेट थोड़ा डिले करा है, ठीक है, और बाकी जो इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं उसको नहीं देखा जा रहा। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वातावरण को प्रोटेक्ट करना क्लाइमेट चेंज के साथ हम सबकी लड़ाई है। तो चाहे वो अर्जेंटीना है, चाहे वो तंजानिया है, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी है, चाहे वो जापान है, चाहे वो जो मर्जी देश हो, सभी को क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट करेगा, कोई बचने नहीं वाला। लेकिन कुछ जिम्मेवारियां डेवलप्ड देशों की ज्यादा बनती हैं। इस बात का यहां पे क्यों नहीं ख्याल रखा गया इस रिपोर्ट को बनाने से पहले? और इन सब देशों ने जिनका रैंकिंग बहुत अच्छा भी डाला गया है, उन सब देशों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह चुका है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के चलते, ये बात सोचने वाली है। चलिए, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? सीनो इंडियन कोर ऑफ ब्रिक्स इज फेडिंग अवे।
Hence, ब्रिक्स सीम्स टू बी एंटरिंग इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 250 शब्दों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो बेस्ट आंसर रहेगा दोस्तों, तो आपके पास अब देखिए, वैसे तो अगला वीडियो हमारा मंडे को आएगा, कल संडे है तो कल थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं एडिटोरियल्स की, मंडे को एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, तो मंडे को आपको बेस्ट आंसर शेयर किया जाएगा आपके साथ। सो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो सके, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम परसों एडिटोरियल डिस्कशन में। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।